नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 केमिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। साथियों, यह जो टॉप 30 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यह प्रीवियस ईयर 2021 में बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 जो यह प्रीवियस ईयर 2021 का जो क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं और आपको यह अंदाज़ा और आपको पता लग जाएगा कि 2022 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2022 में कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उसका वेटेज क्या है वो भी आपको हम इस वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कौन सी धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। साथियों, यह चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सी धातु, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 जो है कि कौन सी धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील देती है। आप साथियों सभी बताएं कि यह चारों जो प्रश्न हैं कॉपर, लेड, जिंक और टीन, यह जो चारों जो है कॉपर, लेड, टीन और जिंक, यह चारों में से कौन सी धातु जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील, यानी कि हाइड्रोजन H की अपेक्षा में कम क्रियाशील है, तो यह आपको हमको बताना है। तो यह जो है धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा जो कम क्रियाशील देती है वो देती है क्या, Cu जो है वो धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा A। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि आयनिक त्रिज्या न्यूनतम होती है। आयनिक त्रिज्या सबसे कम किस में होती है, एल्युमिनियम में, मैग्नीशियम में, सोडियम में या सिलिकॉन में। आपको बताना है कि यह जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे कम आयनिक त्रिज्या सबसे कम किस में होती है। तो साथियों आपको हम बता दें कि मैग्नीशियम जो है उसमें एल्युमिनियम, सोडियम, सिलिकॉन यह सभी का सबसे न्यूनतम आयनिक देता है, यह बहुत ही कम खोता है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा B। ठीक है, सवाल नंबर 3 कौन जिंक के वर्ग में आता है। यह जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन जिंक के वर्ग में आता है, एल्युमिनियम, Al या Hg या Ag या Cu। कौन जो है यह जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, पीरियोडिक टेबल, उसमें इसके वर्ग के अंदर आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जिंक जो है वो सेकेंड वर्ग के अंदर में आता है, तो हमको देख लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो Hg है ये जिंक के वर्ग में आ रहा है। तो यह जो चार जो ऑप्शन दिए गया हुआ है इसमें जो सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है Hg। ठीक है, ये तीनों जो है एल्युमिनियम, Ag और Cu ये नहीं आ रहा है। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कौन एक जिंक के वर्ग में आ रहा है, तो कौन आ रहा है, Hg। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा B। साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपका केमिस्ट्री एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको हम टॉप 30, टॉप 50 इस तरह के मोस्ट वीवीआई सीरीज़ लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में गर्दा मचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 4 कह रहा है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि Pb3O4 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, A +2 और +4 या B +4 या C +2 या D +8/3। यहाँ पर कह रहा है कि Pb3O4 में Pb के ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। साथियों, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालने आता है तो आप पहले समझ लें। यहाँ पर देखिए Pb3O4 में यहाँ कह रहा है कि Pb के ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण Pb यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, Pb में ना यहाँ पर 2, 1, 3 कुछ नहीं ना दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सोचे दिए हुआ है Pb3, मतलब 3 गो Pb दिया हुआ है। लेड कितना है, तो लेड की जो संख्या है वो 3 लेड्स की संख्या है। तो मान लीजिए कि Pb बराबर x। ठीक है, और x कितना है, तो x की संख्या जो है वो है 3। तो क्या वो x है, तो वो है x की संख्या जो है वो 3 है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है और वह ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो ऑक्सीजन की जो मान होता है वो -2 होता है।
आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो -2 होती है, और कैग ऑक्सीजन है तो वो 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यह जो यहाँ पर 4 लिख दिए थे, इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से लिख देते हैं। Pv3O4 में Pv की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए Pv3 में x मान लिए हम, Pv को हम x मान लिए, Pv को हम x मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर Pv को हम x मान लिए, और ऑक्सीजन की संख्या जो है, ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो -2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या -2 होती है। तो अब हम इसको ऑक्सीकरण करना है, इसको हम ऑक्सीकरण करना है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। चलिए, जब हम इसे ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, तो Pv की संख्या कितनी है? Pv की संख्या 3 है, ठीक है। तो x इंटू 3 और x इंटू 3 प्लस O4, मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण में होती है वो होती है 2 तो वो मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिए, और ऑक्सीजन कितनी है? तो वो है 4, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू 3 मतलब 3x, मतलब यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गैप कर देते हैं आपको। चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं आपको पूरा क्लियर से, यहाँ पर लिख देते हैं 3x और प्लस 3x प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आपको माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर एक भी मान नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर हम x निकालते हैं, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3 में आ जाएगा, ठीक है। Pv3O4 में Pv की ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालते हैं, x मान Pv का देकर, ऑक्सीकरण में O4 है, तो अगर हम इतना मल्टीप्लाई करते हैं, इतना तो आप समझ रहे हैं ना, इतना मल्टीप्लाई करने पर x इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, इतना करने के बाद कितना आएगा? x प्लस 4 आएगा ना। इतना करने के बाद क्या आएगा? x 3x आएगा। इतना करने के बाद 3x प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा। इतना तो आएगा ना। तो इतना आने के बाद x बराबर 8/3 आ रहा है। तो इसका जो आंसर जो होगा Pv3O4 में Pv की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी D, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 जो कह रहा है कि Pv3O4 में Pv की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 8/3। आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या में जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका मान आपको पहले जान लेना है, और उसके बाद जितना संख्या, मान लीजिए यहाँ पर लेड की संख्या कितना है? 3, ऑक्सीजन की संख्या 4, मल्टीप्लाई कर देना है, ऑक्सीकरण निकल गया, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आई होगी। अब पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा VVI है, यह आने का चांस है, ठीक है। सवाल कर रहा है, सवाल नंबर 5 कि साबुन के निर्माण के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आप सभी जानते हैं कि जो साबुन में जो छाग होती है, छाग या आप लोग फेन, देहाती भाषा में फेन को कहा जाता है, उसको फेन, तो फेन साबुन में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है साबुन में। और साबुन को गलता जो है वो सब्जी गलता है। कंपनी क्या करती है कि साबुन को गलाने के लिए ना उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में रखती है क्या? ग्लिसरीन जो क्या करती है कि छाग ज़्यादा पैदा करती है। छाग ज़्यादा पैदा करती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो साबुन के निर्माण के दौरान में जो उत्पादन होती है वो उत्पादन होती है ग्लिसरॉल। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा D। यह काफ़ी ज़्यादा VVI है और बहुत सारे स्टूडेंट यह जानते भी हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं या नहीं, आप हमें बताइएगा ज़रूर। चलिए, अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 6 की। उदासीन विलयन की pOH का मान होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि उदासीन विलयन की pH का मान कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा A, ठीक है। अब सवाल नंबर 7, FeCl3 जल के घोल में निम्नलिखित का उत्पादन होता है। FeCl3 जल के साथ अगर घोल में किसका उत्पादन करेगा? सवाल नंबर 7, FeCl जल के घोल में निम्नलिखित में किसका उत्पादन करेगा? बताइएगा ज़रूर।
FeOS3 या BH2 या CCl2 या DFeO। साथियों FeCl जल के साथ अगर घोल करेगा तो जो उत्पादन बनाएगा वो बनाएगा FeOS3, वो जो बनाएगा FeOH3 बनाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, सवाल नंबर 8, CH3OH का क्वथनांक कितना होता है? CH3OH का जो मान होता है वो होता है मिथेनॉल। CH3OH को हम क्या कहते हैं? मिथेनॉल कहते हैं। तो मिथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? आप सभी जानते हैं कि मिथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। सवाल नंबर 8 आप बताइए ज़रूर। CH3OH मिथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो वो जो क्वथनांक की संख्या होती है वो 64 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 64 डिग्री सेल्सियस। CH3OH का क्वथनांक संख्या कितनी? 64 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए C2H5, चलिए सवाल नंबर 9, C2H5OH में Na धातु डालने पर उत्पादन में से एक संख्या होगी। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि C2H5OH मतलब एथेनॉल में सोडियम धातु डालने पर उत्पादन में एक होगा। क्या होगा? एथेनॉल में अगर सोडियम धातु डालेंगे तो उसमें क्या बनेगा? तो वो जो बनेगा वो हाइड्रोजन बनेगा। तो सवाल नंबर 9 जो कह रहा है कि एथेनॉल में अगर सोडियम धातु डालने पर उसमें कौन सा उत्पादन बनेगा? तो वो जो बनेगा वो हाइड्रोजन बनेगा। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा बात करें, सबसे ज़्यादा जो आता है तो रिएक्शन से आता है, अभिक्रिया से आता है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से पूछा जाता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से पूछा जाता है। यह सभी काफ़ी ज़्यादा VVI चैप्टर है। ठीक है, कार्बन से पूछा जाता है। अगर आप हमारे पिछला सीरीज कार्बन का नहीं देखें तो वो देख लीजिएगा। कार्बन से जितने भी कार्बन के सिलेबस, जितने भी कार्बन के चैप्टर से जितने भी मोस्ट VVI क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको इस वीडियो में ला दिए हैं। मतलब वो देखिएगा, आपका कार्बन से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। टॉप 39 जो कार्बन से बनते हैं प्रश्न वो सभी को हम एक ही वीडियो में लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वो अगर आप कार्बन चैप्टर से अगर वो कार्बन का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका कार्बन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन का चैप्टर का जो वीडियो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन से किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10, पावर एल्कोहल क्या है? सवाल नंबर 10, पावर एल्कोहल क्या है? A C2H5OH या B CH3OH या C CH3COO C2H5 या D C3H7OH। पावर एल्कोहल क्या है? सवाल नंबर 10 पूछ रहा है आपसे कि पावर एल्कोहल क्या है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि पावर एल्कोहल क्या है। तब पावर एल्कोहल को हम एथेनॉल भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पावर एल्कोहल को हम क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल को हम एथेनॉल भी कहते हैं। तो C2H5OH जो है वो पावर एल्कोहल है, वो एथेनॉल है। ठीक है, पावर एल्कोहल जो है एथेनॉल को हम कहते हैं। तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 11 कह रहा है कि किसका कैलोरी मान सबसे कम होता है? सबसे कम मतलब न्यूनतम किसका होता है? कैलोरी मान किसका होता है कम? सवाल नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि कैलोरी मान न्यूनतम किसका कम होता है? ए डीजल, B H2 या C लकड़ी या D उपले। तो सबसे कैलोरी मान सबसे यहाँ कम होगा तो वो जो कम होगा वो होगा उपले का। डीजल है इसका तो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। लकड़ी में भी अगर इसको जलाएंगे तो हाई रहेगा, हाइड्रोजन को भी बहुत ही ज़्यादा। उपले जानते हैं किसे कहते हैं? उपले हम गोबर का जो गोईठा होता है ना, गोबर का जो हम लोग बनाकर जो दीवार में चपकाते हैं उसे ही हम उपले कहते हैं। तो उसमें जो है ना उससे उष्मा और कैलोरी बहुत ही कम निकलेगा। तो सवाल नंबर 11 कह रहा है कि कैलोरी मान सबसे कम कौन सा किस में होगा? यह चारों जो ऑप्शन दिया गया हुआ है तो सबसे कम होगा उपले में। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, सवाल नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? A O2, B CO2 या C N2 या D CO। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वो निकलती है O2। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा A। ठीक है, O2। सवाल नंबर 13,
13 कह रहा है कि CuSO4 विलयन में एक लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कुछ समय पश्चात हर्ष हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? ए उदासीनीकरण अपक्रिया यानी न्यूट्रल रिएक्शन, या Fe का अपचयन यानी रिड्यूक्स ऑफ फेरस ऑक्साइड, या Fe का ऑक्सीकरण या विस्थापन अभिक्रिया। तो आप सभी जानते हैं कि कॉपर सल्फाइड विलयन में एक लोहे की कील डालने पर जो विलयन का रंग अगर कुछ समय पश्चात हरा हो जाता है तो उसका जो कारण है वो विस्थापनी अभिक्रिया का कारण है। विस्थापनी अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड जो है वो हरा रंग हो जाता है, कुछ समय कील अगर उसमें डालेंगे तो वो हरा हो जाता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, यह सभी जो है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2021 में बिहार पॉलिटेक्निक के पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको इस सब नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपको यह सभी क्वेश्चन को तो अच्छे से मुंह पर याद होना चाहिए। समय बहुत ही कम है, आप ज़्यादा समय न लगाकर मेहनत ज़्यादा करें। अगर आप 6 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, 3 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब समझ रहे हैं 10,000 12,000 सीट है, 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब 2,80,000 90,000 के आसपास बच्चे को छांटना है। तो समझ रहे हैं कि अगर 2,90,000 बच्चों को अगर आपको तरफ के जाना होगा, मतलब आपको सभी बच्चे अभी कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ते ही होंगे, या 1 घंटे तो ज़रूर पढ़ते होंगे ना। तो आपको अगर आप 1 घंटे पढ़िएगा तो आपको कल्याण होने वाला है? नहीं होने वाला है। आपको कम से कम रोज़ 4 सेट VVI का क्वेश्चन देखिए और प्रीवियस सेट का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा, एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, चांसेस स्ट्रॉन्गेट में बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे सीरीज इसी तरह देखते रहें। आप सिर्फ मेहनत करें, पास कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक का टॉप 1 या टॉप 5 का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दिलाने का काम हम करेंगे। सिर्फ हार्डवर्क कीजिए। आप हमारे जितने भी वीडियो दी जा रही है वो सभी आप सिर्फ देखें, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 15, आपसे पूछ रहा है कि कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। आपसे पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ए कॉपर, या बी AU, या सी AG, या डी एल्युमिनियम। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो है चांदी। तो सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो वो होता है चांदी। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, सवाल नंबर 16, धोवन सोडा में जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? A 5, B 10, या C 4, या D 6। आप सभी बताएं कि धोवन सोडा में जल अणुओं की संख्या कितनी होती है, आप सभी बताइए। देखिए, धोवन सोडा में जो जल की अणुओं की जो संख्या होती है ना वो कुल मिलाकर 10 अणुओं की संख्या होती है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, सवाल नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ए CaOH2, ई तो आएगा ही, ई VVI है बबुआ, ई याद कर लेना। ई अगर नहीं ई सब रखेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बुझा हुआ चूना, या अगर ई सब नहीं रखेगा तो विकेट आपका गिर जाएगा, आपको बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं निकलने वाला है। बिहार पॉलिटेक्निक में अगर पास उस होना है ना तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को पकड़ के रगड़ लो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को रगड़ लो, क्या है कि मैथ हाथ नहीं लगने वाला है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को रगड़ लेगा ना तो तुम्हारा कल्याण होना तय है। 50 को भी नंबर लिया है तो मस्ट टॉप 5 के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्या कि 90 में बच्चा सब ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर करता है 60-65। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका कल्याण है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ए CaOH2, या बी CaSO4 × 2H2O, या सी CaSO4, या डी CaO। तो किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो CaSO4 × 2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि सीडेराइट होता है ए FeCO3, या बी FeSO4, या सी Fe2O3, या डी Fe3O4। तो सीडेराइट को सूत्र जो होता है वो होता है आपका
FeCO3 को हम सिटेराइट कहते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन या डी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्राइड जो आयन है उसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। सवाल नंबर 20, कौन उपधातु है, ये भी आपसे पूछेगा। धातु कौन है, उपधातु कौन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि धातु कौन है, उपधातु कौन है, ए जर्मेनियम, सिलिकॉन या कॉपर या लेड। यह चारों ऑप्शन में धातु कौन है आप सभी बताएं, सॉरी उपधातु कौन है ये आप बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि उपधातु जो है वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और लेड जो है यह सभी उपधातु नहीं है। उपधातु जो है वो है सिलिकॉन। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। सवाल नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम परमाणु संख्या वाली संक्रमण धातु होते हैं, ए टाइटेनियम, बी कोबाल्ट या सी कॉपर या डी सेकेंड्रियम। सवाल नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम परमाणु संख्या वाले संक्रमण धातु कौन है। तो सबसे कम परमाणु संख्या के अगर संक्रमण धातु वाले होता है तो वो होता है सेकेंड्रियम। सब उसका जो परमाणु संख्या वो होता है 24। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। सवाल नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी होती है। चलिए आप यह बताइए कि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी होती है। सवाल नंबर 22 आपसे पूछ रहा है ए 3 या बी 2 या सी 1 या डी 4। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन परमाणु की जो संख्या होती है वो संख्या होती है 2। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। सवाल नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि किसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु संख्या होते हैं, किसमें 2 परमाणु होते हैं, किसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ए कीटोन में या बी एथर में या सी एल्कोहल में या डी एस्टर में। आपसे पूछ रहा है कि किसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। चलिए आप बताइए कि सबसे किसमें 2 परमाणु, यह चारों है कीटोन, एथर, एल्कोहल और एस्टर, यह तीनों में किसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2 ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं वो एस्टर में होते हैं। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। सवाल नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि लोहा तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर निम्नलिखित का उत्पादन करता है। लोहा जो है तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पादन कर सकता है, ए N2O या B NH4NO3 या C H2 या D NO2। तो साथियों लोहा तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर जो उत्पादन करता है वो उत्पादन करता है NH4NO3, ठीक है। लोहा जो है तनु NH3 के साथ जो अभिक्रिया करता है तो वो NH4 उत्पादन करता है। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। सवाल नंबर 25 आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर दें आपको। सवाल नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि कौन एक रबर के वल्केनाइजेशन के लिए प्रयोग में आता है। सवाल नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि कौन एक रबर वल्केनाइजेशन के लिए प्रयोग में आता है, ए Cl2 या बी Hb या सी Pb या डी H यानी कि सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस और Hb। आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 25 की कौन एक रबर के वल्केनाइजेशन के लिए प्रयोग में आता है। तो आप सभी जानते हैं कि वल्केनाइजेशन का प्रयोग में जो लाया जाता है उसे हम सल्फर को प्रयोग में लाते हैं। सल्फर का प्रयोग हम वल्केनाइजेशन के उपयोग में करते हैं। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। सवाल नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि Cu का एक अयस्क ऑक्साइड होगा। Cu किसका एक अयस्क ऑक्साइड होगा। चलिए आप सभी बताइए कि Cu का एक अयस्क ऑक्साइड है, ए एजुराइट, बी कॉपर ग्लांस या सी क्यूपराइट या डी मेलाकानाइट। या आप सभी जानते हैं कि कॉपर का अयस्क जो होता है वो ऑक्साइड क्यूपराइट के ऑक्साइड में होता है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा सी, ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि
सवाल नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के कितने परमाणु से संबंधित होते हैं। यह आपसे पूछ रहा है सहसंयोजन से संबंधित, सहसंयोजन आबंधन को जिसके कार्बन अगर आपने पढ़ा होगा कार्बन चैप्टर, तो उसमें कार्बन से यह रिलेटेड पूछ लिया। यह चैप्टर जो है कार्बन से पूछ लिया है। तो कार्बन आप अगर हमारे वीडियो पहला नहीं देखें, पिछले प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वो जाकर देख लीजिएगा साथियों। उसमें हमने बताया कि सहसंयोजन बंधन कैसे निकालते हैं, उसको रिलेटेड यही है। देखिए हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन में कितने परमाणु संबंधित होते थे। देखिए आप सभी जानते हैं कि कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो वो हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो होती है 4। आई में सहसंयोजन आबंधन कितने होते हैं, तो इसी को हम सहसंयोजन आबंधन कहते हैं। तो यह हो गया 4 सहसंयोजन आबंधन। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन में जो परमाणुओं की बंधित होती है, यहाँ पर बंधित है ना आबंधित, वो बंधित संख्या जो है वो 4 है। तो सवाल कह रहा है 27 का, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन में कितने परमाणु बंधित होते हैं, तो वो होती है 4। तो सवाल नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, कार्बन से आपको आएगा ही आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट पीरियोडिक टेबल। यह काफ़ी ज़्यादा, यह 5 चैप्टर है। अगर आप उसे अच्छे से रगड़ के पढ़ लिए 10 दिन ना, तो आपका एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो आसानी से ले आएंगे, और नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, वायु के बिना कोयला को अधिक ताप पर गर्म करने पर इसका क्या उत्पादन होगा। ए प्रोड्यूसर गैस, या वाटर गैस, या सी कोल गैस, या डी मीथेन गैस। वायु के बिना अगर कोयला को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो उसमें जो उत्पादन होगा वो उत्पादन होगा प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि पेट्रोल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या के परास में होती है। ए C5 गिब्स C15, या बी C गिब्स C10, या C1 गिब्स C4, या डी C10 गिब्स C18। आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 29 कि पेट्रोल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो वो कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन 4 तक होती है। कार्बन 1 से कार्बन 4 के बीच में होती है हाइड्रोकार्बन में कार्बनों की संख्या। ठीक है, तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जल में कौन न्यूनतम घुलनशील होता है। जल में कौन सबसे कम घुलता है, आपको यह बताना है कि जल में सबसे कम कौन घुलता है। चलिए आपको यह बताना है कि जल में कौन सबसे कम घुलता है। ए CH3OH, या बी CH3COOH, या सी C4H9OH, या डी C2H5OH। तो आप सभी जानते हैं कि ब्यूटेनॉल जो है जल में बहुत ही कम घुलता है, क्योंकि ब्यूटेनॉल जो है वो द्रव नहीं है। ठीक है, ब्यूटेनॉल जो है वो द्रव नहीं है, तो वो जल में बहुत ही कम घुलता है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ब्यूटेनॉल का जो सूत्र होता है C4H9OH। ठीक है, ब्यूटेनॉल का यह सूत्र होता है। तो वो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है साथियों, यह जो टॉप 30 का जो प्रीवियस ईयर 2021 में बिहार पॉलिटेक्निक में जो प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया है पीरियोडिक टेबल, कार्बन, एसिड एंड बेस, इसी सब से इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप चाहें तो किसी भी मानव से बड़ा कोई भी काम बड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप ठान लेंगे तो जीत है, अगर नहीं ठानेंगे तो हार हो सकता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लगातार आप हमारे इसी तरह का सीरीज़ देखते रहें, आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉप 30 फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको यह प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।